गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज हम मेनली डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी जेनेटिक्स के इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह क्रोमोसोम चेंज होते हैं, किस तरह हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, बहुत से कंसेप्ट हमने पढ़े। लिंकेज क्या होती है, इनकम्प्लीट लिंकेज, डोमिनेंस, और आपने क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में पढ़ा, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा। अब हम इस पार्ट के उपसंहार पर आ गए हैं, एंड के निचोड़। मतलब अगर इन चीज़ों की वजह से कुछ डिजीजेस हो, जैसे क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना, तो जो डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, देखिए बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपके दो टाइप के होते हैं। दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकंड आपका आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल को फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। अब देखो, सबसे पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम जो है देख लेते हैं। क्लियर आ रहा है ना? हाँ ठीक है, क्लियर है। ये कई बार बीच में वीडियो में कुछ धुंधला आ जाता है, कई बार वो ब्लर सा पड़ जाता है, उसमें फिर क्लैरिटी नहीं आ पाती। तो सबसे पहले देखते हैं हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मतलब बीमारियां। डिसऑर्डर से डिजीजेज, बीमारियां। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर आपके जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू, मतलब अगर किसी क्रोमोसोम के जीन का म्यूटेशन हो रहा है, उसके अंदर सडन चेंज आ रहा है, ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन, और इसको हम पेडिग्री एनालिसिस के जरिए ट्रेस कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के जरिए इसको हम ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इज इट क्लियर? देखिए, बहुत सी बीमारियां आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, आपने थोड़ा पीछे भी पढ़ा होगा हीमोफीलिया। सेकंड आता है आपका कलर ब्लाइंडनेस, थर्ड आता है आपका सिकल सेल एनीमिया, फोर्थ आता है आपका फिनाइल कीटोनुरिया। ये कुछ डिसऑर्डर्स आपके सामने रखे जाते हैं इसमें। ठीक है, 4 तरह के डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं हीमोफीलिया को, कि हीमोफीलिया होता क्या। मैंने आपको पहले भी हीमोफीलिया का केस बता रखा। तो हीमोफीलिया, अच्छा हीमोफीलिया नहीं बताया होगा, वो बताया होगा मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनुरिया। ठीक है, चलिए हीमोफीलिया के बारे में डिस्कस करते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया आपका एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। किस क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है? एक्स, माने एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है, और इसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। अब देखिए, हमें देखना ये है कि हम इसको ब्लीडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं और हीमोफीलिया होता क्या है। एक्चुअल में होता क्या है, जिस पेशेंट को हीमोफीलिया होता है ना, उसके पास ब्लड को कोगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं रही होती। मतलब अपनी ब्लड को कोगुलेट करने की कैपेसिटी को वो लूज कर चुका होता है, जिसको हीमोफीलिया हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे यहाँ चोट लग गई, तो मेरा ब्लड कोगुलेट नहीं होगा, मतलब कि जमेगा नहीं,
डायरेक्ट बहता रहेगा और अल्टीमेटली उस पर्सन की डेथ हो जाती है। वही आपका हीमोफीलिया होता है, ठीक है, बिकॉज हीमोफिलिक पेशेंट डू नॉट कोगुलेट देयर ब्लड कैपेसिटी, इज इट क्लियर, एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्योंकि इस हीमोफिलिक ब्लड में आपका क्लॉटिंग फैक्टर जो आपने पढ़ा होगा, क्लॉटिंग फैक्टर पिछली बार ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में प्लस 1 में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ब्लड फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की एब्सेंस की वजह से जो इसका ब्लड है ना वो कोगुलेट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये हीमोफिलिक जो आएगा आपका हीमोफिलिया, ये क्या कर देता है, इसको खत्म कर देता है आपका इस फैक्टर को, और इसकी एब्सेंस हो गई तो समझो आपका ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी ब्लड में, और आपका ब्लड निकलता रहेगा और अल्टीमेटली उस पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन प्रेजेंट हो जाता है। कौन सा जीन प्रेजेंट हो जाता है, रिसेसिव जीन प्रेजेंट हो जाता है। देखो, मेल तभी हीमोफिलिक बनता है अगर उसमें रिसेसिव जीन जो आपका एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम पर अगर रिसेसिव जीन प्रेजेंट हो, रिसेसिव एलील पेयर आ जाए, तभी आपका जो मेल होता है, मेल तभी हीमोफिलिक बन पाता है। अदरवाइज कोई रिसेसिव एलील नहीं होता है और ह्यूमन नॉर्मल होता है मैन के केस में, ठीक है। और मेल आपका कभी भी डिजीज का कैरियर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा, आप देख लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मीटिंग तो आपकी वुमेन की होती है, वुमेन से ही आगे को आएगा, और होती बेशक मैन की भी है, बट प्रोजेनी तो आपकी फीमेल से ही मिलेगी ना, तो वही कैरियर है। उसके बच्चे, अगर मान लीजिए माँ को आपका हीमोफीलिया, तो उसके बच्चे में पक्का हीमोफीलिक होंगे, ठीक है। इन फीमेल में क्या होता है, अगर रिसेसिव, देखो एक्चुअल में मेल में क्या होता था, मेल में कंडीशन आती है XY, ठीक है। अब मेल में हीमोफीलिया तभी देखा जाएगा जब इस एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर, ठीक है, ये जो एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पर एक ही होगा, जब एक्स क्रोमोसोम पर ये रिसेसिव एलील आ जाएगा H, दैट इज हीमोफिलिक रिसेसिव एलील, तब आपका ये जो है आपका क्या हो जाता है, हीमोफिलिक हो जाता है। इसको डबल पर जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक्स लिंक्ड है ना, ये एक्स से रिलेट कर रहा है। अब फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल में आपका XX जीनोटाइप होता है, फीमेल के केस में रिसेसिव एलील आपका दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, और इस पर फीमेल पर ये कंडीशन आपकी लिथल कहलाई जाती है, मतलब कि मरने वाली, मतलब ये इसको बीमारी है। और अगर आपके पास फीमेल के अंदर X, एक ही X के ऊपर H है, तो ये मरेगी नहीं, ये सिर्फ कैरियर है, ओनली कैरियर वुमेन है ये। तो फीमेल में 3 कंडीशनें देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम उन कंडीशंस को एक बाय एक करके देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस इसमें है, ठीक है। हीमोफीलिया की क्या क्या कंडीशन मेल और फीमेल के लिए आती है, उससे आपके अगर क्वेश्चन आएंगे, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि क्रॉस हर बार करते हैं। आज मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, वो आप खुद करेंगे, और जहां दिक्कत होगी मेरे से पूछेंगे। हीमोफिलिक कंडीशन इन मेल, मेल के लिए कंडीशंस क्या होती हैं क्रॉस के लिए, देखो अगर नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए कंडीशन यही आती है XY, ठीक है। अगर हीमोफिलिक है, मतलब जिसको हीमोफीलिया हुआ है, हीमोफिलिक मेल है, तो हीमोफिलिक मेल के लिए कंडीशन आती है XY, X के ऊपर H रिसेसिव एलील, यहाँ पर इसी कंडीशन पे आ जाती है, क्योंकि है ये X रिलेटेड ही, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन इन फीमेल, कंडीशन इन फीमेल, देखिए नॉर्मल। अब फीमेल में आपकी 3 कंडीशंस आती हैं, एक नॉर्मल की आएगी, बेटा, एक आपकी कैरियर की आएगी, और एक हीमोफिलिक की आएगी। किसकी आएगी, हीमोफिलिक की। नॉर्मल कंडीशन आपकी यही होगी XX, जबकि आपकी कैरियर, मतलब जो वुमेन कैरियर है
खुद वो ग्रस्त नहीं है, उस जो कैरियर होता है उसमें उस बीमारी के सिम्टम शो नहीं हो पाते, उसके सिम्टम शो नहीं हो पाते, जबकि जो हीमोफिलिक होगा उसी में हो पाएंगे। तो कैरियर कंडीशन मैंने आपको बताई एक ही एक्स क्रोमोसोम पर होगा, जबकि हीमोफिलिक कंडीशन में फीमेल के लिए ये कंडीशन खतरनाक होती है, मतलब इसको बीमारी है, ये कैरियर नहीं, ये मरने वाली वुमेन। ठीक है, तो आपको हीमोफीलिया का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा डिसऑर्डर है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए। सेकेंड डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस, इसको हम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखते हैं। ठीक है, जिसको ये बीमारी होती है ना, उसको हरे रंग और लाल रंग का पता ही नहीं चलता, वो उसमें डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाता। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है इन विच पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, मतलब जिसको ये होगी बीमारी तो वो रेड और ग्रीन कलर को पहचान ही नहीं पाएगा। उसे ग्रीन रेड लगेगा, रेड ग्रीन लगेगा, पहचान नहीं पाएगा भाई ये रेड है कि ग्रीन है कंप्लीटली। ठीक है, होता क्या है, रेड ग्रीन कलर को हम जो आपके डिस्कवर था, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो थी आपकी, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो थी उसको डाल्टन ने डिस्कवर किया था। डाल्टन डिस्कवर्ड, मतलब इसने क्या किया, सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया, इस बीमारी को देखा, इसलिए हम इसी को डाल्टनिज्म भी बोल देते हैं। डाल्टनिज्म भी, तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डाल्टनिज्म या कलर ब्लाइंडनेस या रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए सेम ही रहेगा, क्योंकि इसलिए, और ये आपका मेल में ज्यादा एक्सप्रेस होता है एज कंपैरिजन टू फीमेल, मतलब कि मैं लिख देता हूं मेल में ये ज्यादा एक्सप्रेस होता है एज कंपैरिजन टू फीमेल, लिख दिया मैंने, साइन भी लगा दिया। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि मेल के पास आपका सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम, उसी एक्स क्रोमोसोम पर तो ये ज्यादा डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, ये एक्चुअल में तभी डिसऑर्डर होता है जब आपका जो एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील स्मॉल सी जब आ जाएगा, रिसेसिव एलील स्मॉल सी जब इस पर घर कर जाएगा तो उसको मतलब हीमोफीलिया है। अब देखो इसकी कंडीशंस देख लेते हैं, मेल में कौन सी कंडीशन है, फीमेल में कौन सी कंडीशन है। कंडीशंस, अब मैं बीच में से लाइन डाल देता हूं डिस्टिंग्विश करने के लिए। कंडीशंस, ये आपकी मेल की कंडीशन है, ये फीमेल की कंडीशन, यहाँ ऐसे इजी रहेगा ना समझने के लिए, बाकी नोट्स में तो सीधा डायरेक्ट नोट्स ही लिखिए। देखिए मेल में फर्स्ट कंडीशन आपकी नॉर्मल, आपको पता है नॉर्मल के लिए, फीमेल में नॉर्मल में 2 कंडीशन मेल के लिए होती हैं और इसके लिए 3 कंडीशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कलर ब्लाइंड, जिसको ये बीमारी है, ठीक है, यहाँ पर आता है कैरियर एंड कलर ब्लाइंडेड। अब देखिए नॉर्मल के लिए तो कंडीशन एक्स वाई ही रहेगी, बट जब कलर ब्लाइंड मेल आएगा तो उसके लिए जो कंडीशन रहती है, हमेशा ध्यान रखे, एक्स पर ही रिसेसिव एलील जब आएगा तो बीमारी होगी। यहाँ पर स्मॉल सी आपका आ जाता है रिसेसिव एलील। कौन सा एलील? रिसेसिव एलील आपका सी है, जो आपका किस पर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। अब इस तरफ देखिए, नॉर्मल कंडीशन एक्स एक्स, कैरियर कंडीशन आपकी एक्स एक्स और इस पर स्मॉल सी, ठीक है। अब ये जो कैरियर कंडीशन होती है, अगर एलील के सिर्फ एक ही एक्स आपको पता है फीमेल में तो दोनों सेम क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम, अगर फीमेल के एक ही एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील शो होता है तो वो कैरियर वुमेन है। कैसी वुमेन है? कैरियर वुमेन है। कैरियर
वुमेन का मतलब ये है कि उसके पास जो एलील है सिर्फ वो कैरियर है, उसके अंदर कोई भी सिम्टम शो नहीं होगा, कोई भी सिम्टम इसके अंदर शो नहीं होगा, ये कैरियर है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, कैरियर जनरली नॉर्मल वुमेन होती है, इसलिए वो सिम्टम शो नहीं करती, बट वो कैरी करती है उसको आगे और उसी डिजीज को अपने बच्चों में ट्रांसमिट कर देती है। अब जिस वुमेन को ये बीमारी हो चुकी है, जिसकी बीमारी शो हो रही है, तो उसके अंदर कंडीशन आती है दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील सी प्रेजेंट होंगे, दोनों ही कंडीशन में रिसेसिव एलील सी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपकी फीमेल की कंडीशन है। और ध्यान रखें, मेल कैन नेवर बी कैरियर, इट इज ऑलवेज आपका नॉर्मल होता है, या तो नॉर्मल होगा या कलर ब्लाइंड होगा, बोथ हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, कलर ब्लाइंड भी हो सकता है, बट मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता। तो ये आपका हो गया कलर ब्लाइंडनेस, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको ध्यान से समझते चलिए। जेनेटिक डिसऑर्डर देखो भाई, सॉरी, क्योंकि घर में होते हैं ना तो भागना पड़ता है लेक्चर छोड़ के भी, एक आवाज डाले, ठीक है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस होगी। अब मैं आपको सिकल सेल अनीमिया के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। मैंने पीछे बताया था, बट मैंने ऐसा प्रॉपरली नहीं बताया था, क्योंकि हमने कहा था कि सिकल सेल अनीमिया जब आगे आएगा तो वही डिस्कस करेंगे। सिकल सेल अनीमिया, देखिए, सिकल सेल अनीमिया एक आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो आपका किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, जब आपके 12th क्रोमोसोम पर, जो 12th क्रोमोसोम है उस पर आपका रिसेसिव अलील प्रेजेंट होगा। रिसेसिव अलील जब प्रेजेंट होगा आपका 12th क्रोमोसोम पर, तो ये कंडीशन अपीयर होती है और ये लीथल होती है होमोजाइगस कंडीशन में। मतलब कि जो वुमेन फीमेल होता है उसमें ये लीथल होती है, मतलब लीथल कंडीशन होती है होमोजाइगस में। लीथल का मतलब है टॉक्सिक, अल्टीमेटली जिसका डेथ होगा, ठीक है, डायरेक्ट डेथ होगी। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में हम इसको प्रॉपर्ली डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, स्लाइटली डिटेक्टेबल होती है। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, अगर इस 12th क्रोमोसोम पर आपका रिसेसिव एलील आ गया तो जो आपकी आरबीसी की शेप होती है आपको पता है सिकल शेप में हो जाती है। कैसी शेप में हो जाती है, सिकल लाइक शेप हो जाती है। सिकल जिससे घास काटते हैं, दराटी, दराटी की शेप की हो जाती है सिकल शेप, ठीक है। किसकी शेप की हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, देखो हीमोग्लोबिन आपकी प्रोटीन है, हीम है ना, आयरन होता है, ग्लोबिन आपकी प्रोटीन होती है। देखो आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है, देखिए बायोमोलिक्यूल्स में कोई रिपीट नहीं कर रहा हूँ प्लस वन का, मैं आपको बता रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन का मतलब होता क्या है। अगर आपके टीचर ने पिछले साल पढ़ाया होगा तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ाएगा तो यहाँ देख लो। हीमोग्लोबिन दो शब्दों के मेल से बना है, ये कोई नोट में नहीं लिखा है मैंने, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबुलिन, ठीक है। हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबुलिन का मतलब होता है प्रोटीन, मतलब प्रोटीनिशियस इन नेचर है। प्रोटीन आपको पता है किससे बनती है, अमाइनो एसिड से बनती है, मतलब इसमें अमाइनो एसिड्स के पेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये आप पॉइंट याद रखें। होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन है, अगर आपने प्रीवियस ईयर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर पढ़ा, क्या पढ़ा होगा आपने, पक्का पढ़ा होगा। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है उसकी 6th पोजीशन पर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, क्योंकि सिकल सेल अनीमिया में हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बन जाता है, ठीक है, इस क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील आने की वजह से 12th क्रोमोसोम पर। तो क्या होता है, एक्चुअल में जो तुम्हारी एसेंशियल प्रोटीन्स होती हैं, वेलाइन, ल्यूसाइन, आपकी
ग्लूटामिक एसिड, बहुत सी प्रोटीन होती है, थ्रियोनाइंस, है ना। ये सारी प्रोटीन्स जो होती हैं आपको पता है 20 एसेंशियल प्रोटीन्स होती है, जिसमें 10 आपकी वेरी एसेंशियल प्रोटीन्स होती हैं। पिछली बार आपने पढ़ा तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में होता क्या है कि 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है, 6th और 7th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड ही होता है। बट जिसको ये मतलब जिसके 12th क्रोमोसोम पर ये रिसेसिव ट्रेट आपका आ गया सिकल सेल अनीमिया का, जिसके आरबीसी सेल जो है सिकल शेप में हो गए, तो उसमें 6th जो पोजीशन है ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन कैरी कर देता है। वेलाइन जो है ऑक्यूपाई कर देता है, जो कि हार्मफुल है, उसकी वजह से ये सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसकी वजह से। नॉर्मली अगर वेलाइन इस पेयर में आ गया, वेलाइन अगर आपका वेलाइन अमीनो एसिड जब वहां ग्लूटामिक एसिड की जगह सिचुएट हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी फिर तो खत्म कहानी। और सिकल सेल की सिकल शेप की वजह से क्या होता है, आरबीसी मूव नहीं कर पाता, कैपिलरी में ब्लॉक कर जाता है, कैपिलरी को ब्लॉक कर देगा तो ब्लड फ्लो रुक जाता है। अब देखो ठीक है, और डिफरेंट टिश्यू और जीन्स आपके क्या होते हैं, ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। नॉर्मल कैरियर, ये आपका होमोजाइगस, ठीक है, और आपका अफेक्टेड, दैट इज लीथल कंडीशन जिसको बोलते हैं। और करके लिखते हैं हम आपको लीथल समझाने के लिए। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, HB की पावर A, HBA, कैरियर में HBA और HB, यहाँ पर S आ जाता है, मतलब सिकल सेल जीन। ठीक है, यहाँ पर HBS और HBS, इस कंडीशन में अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो अब मैं आपको प्रोटीन का बता देता हूँ। ठीक है, प्रोटीन का बता देता हूँ मैं आपको किस तरह से सीक्वेंस होता है। ये मान लीजिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन है, इस तरफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन, ठीक है, यहाँ पर एबनॉर्मल, मतलब जिसको क्या है, ये बीमारी हुई है आपकी सिकल सेल एनीमिया, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सबसे पहले आपका आता है, ऐसे जो वेलाइन की पोजीशन होती है सबसे टॉप पर होती है वेलाइन, देन आपका आता है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, देन आपका आता है ल्यूसाइन, क्या आता है, ल्यूसाइन, फिर आता है आपका थ्रियोनाइन, थ्रियोनाइन, फिर आता है आपका प्रोलाइन। ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका 2 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड आता है, एक ये 6th पोजीशन ग्लूटामिक एसिड, और 7th पोजीशन पे भी ग्लूटामिक एसिड आता है। ठीक है, ये इस तरह से इसकी पेयर बॉन्ड बने होते हैं बीच में, इनके तो स्ट्रक्चर होते हैं, वो पढ़े हैं आप, मैं थोड़ी बताऊंगा। ठीक है, ये 6th पोजीशन है, देखो 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th अमाइनो एसिड, 5th अमाइनो एसिड, 6th अमाइनो एसिड, 7th अमाइनो एसिड। जो आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन होगी वहां पर इस तरह से सबसे पहले वेलाइन, फिर हिस्टिडीन, ल्यूसाइन, थ्रियोनाइन, ये आपके अमाइनो एसिड्स है, एसेंशियल अमाइनो एसिड 10। ठीक है, थ्रियोनाइन, प्रोलाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अब ये जो 6th और 7th पोजीशन होती है, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड ही रहता है, 2 जगहों पे ऑक्यूपाई करता है। जबकि जब आप एबनॉर्मल में देखेंगे तो 1st पोजीशन तो वेलाइन ही है, 2nd पोजीशन आपका हिस्टिडीन ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, 3rd पोजीशन आपका ल्यूसाइन ही रहेगा, 4th पोजीशन आपका थ्रियोनाइन ही रहेगा, 5th पोजीशन प्रोलाइन ही रहेगा। बट जब जिसको आपकी ये बीमारी हुई है सिकल सेल अनीमिया जिसको हुआ है, उसमें जो हीमोग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन होगी ग्लूटामिक एसिड की होती है, बट ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ वेलाइन फिर से आ जाएगा, वेलाइन आ जाएगा, नीचे तो ग्लूटामिक एसिड ही रहेगा। ठीक है,
ग्लूटामाइन भी बोल सकते हैं इसको, ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। अब इसी वेलाइन की वजह से ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी ऑक्सीजन की, ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं रह पाएगा और सारा काम खत्म हो जाएगा हमारा। देख लो, अब यही वो चीज है, ये नॉर्मल आपकी HbA पेप्टाइड चेन है और ये आपकी अब नॉर्मल कंडीशन HbS पेप्टाइड चेन। अब आप पूछेंगे ये पेप्टाइड क्या चीज है। हमने पढ़ा था जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है, और उस दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव भी होता था। रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू और मोर अमीनो एसिड कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड लिंकेज। एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, जब दो सुगर्स के बीच में बॉन्ड बनता था वहां भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता था, डिहाइड्रेशन होती थी। तो ये सारा बायोमोलिक्यूल्स का कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। ऐसे बताना ही चाहिए था, ये तो बताना था, पर ये प्रोटीन वगैरह से बताना चाहिए था भाई ये प्रोटीन एसेंशियल होती है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। चलो बता दिया, अच्छा हुआ। अब देखिए, जो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर के मेंडेलियन डिसऑर्डर का लास्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज फिनाइल कीटोनुरिया। ये आपने पहले भी पढ़ा है। फिनाइल पर मैंने यहाँ पर बताया नहीं था पूरा, वहां पर कीटोनुरिया क्या होता है देखो। एक्चुअल में ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। जो मेटाबॉलिज्म आपको पता है ना क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, +1 में पढ़ा था ये कंसेप्ट आपने फर्स्ट चैप्टर में। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी को एक इकट्ठा जोड़ के मतलब सम को उनके मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। दो टाइप के मेटाबॉलिज्म पढ़े थे, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब जुड़कर जहां आपको एनर्जी मिल रही है, कैटाबॉलिज्म जहां टूटकर एनर्जी आपकी मिल रही है, ठीक है। देखो फिनाइल कीटोनुरिया को देखते हैं हम। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल आपका रिसेसिव ट्रेट होता है उसकी वजह से उत्पन्न होता है। देखो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें एक आपका फिनाइलालाइन ये जो फिनाइलालानाइन है, एक तो कंफ्यूजन होता है फिनाइलालानाइन ऐसे पढ़ना है इसको थोड़ा सा उससे, ठीक है। फिनाइलानाइन का जो लेवल होता है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाता है इन ब्लड में इसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर इसका लेवल इंक्रीज हो गया, ऐसा क्यों होता है? अगर इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है मतलब कि आपके ब्लड में फिनाइलालानाइन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, जब ये एब्सेंस हो जाता है मतलब इसकी एब्सेंस में इस फिनाइलालानाइन का लेवल जो है आपके ब्लड में इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और इसी इंक्रीजिंग ब्लड के कारण क्या होता है, ये जो आपका एंजाइम था इसका काम था जो आपका फिनाइलालानाइन अमीनो एसिड होता है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना? ये भी आपके अमीनो एसिड है 10 एसेंशियल में से। ये क्या करता था, इसको कन्वर्ट करता था। बट जब इस एंजाइम की कमी हो गई तो ये इस फिनाइलालानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाया और इसने क्या किया, आपका कन्वर्ट कर दिया फिनाइल पाइरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया?
फिनाइल पायरुविक एसिड में, किसमें कन्वर्ट कर दिया, फिनाइल पायरुविक एसिड में। और क्या हुआ, टायरोसिन बना नहीं, फिनाइल पायरुविक एसिड आपका ब्रेन में अकुमुलेट होता गया, ब्रेन में अकुमुलेट होता गया, तो उसके कारण आपको मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, मानसिक जो आपकी बीमारियां हैं वो आपको छूने लगेंगी, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज आपकी फिनाइल पायरुविक एसिड क्या करती है, ब्लड आपके ब्रेन में अकुमुलेट इकट्ठा होती रहती है, जिसके कारण आपको मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, मतलब मानसिक संतुलन आपका बिगड़ जाता है। क्यों, और ये आपका एक्सक्रीटिव सिस्टम यूरिन के जरिए भी बाहर आ जाता है, क्योंकि किडनी भी इसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाती, इसको फिनाइल पायरुविक एसिड को। तो ये कंसेप्ट इसका है, फिनाइल कीटोनूरिया। ये हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर कंप्लीट किए, ठीक है। अब हम जो है जो डिसऑर्डर कर रहे हैं वो है आपके कौन से डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन से डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमने आपको दो टाइप के बताए थे, फर्स्ट ऑटोसोमल एंड नेक्स्ट आपको बताया था सेक्स लिंक्ड। जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होगा उसके कारण जो आपके उत्पन्न होंगे। क्लियर आ रहा है ना, हाँ ठीक है क्लियर है। अरे बार बार देखना पड़ रहा है यार, मुझे डाउट पड़ रहा है, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में भी 2 वीडियो इसलिए बनी क्योंकि वो एक बंद हो गई ना, पॉज हो गई और वो सेव हो गई, और ये तो शुक्र है कि मैंने उसी टाइम देख लिया, फ्लैश बज रही थी उस टाइम। तो देखो ऑटोसोमल डिसऑर्डर की हम बात करते हैं। और ऑटोसोम क्या, ऑटोसोमल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो ऑटोसोम की वजह से, जब ऑटोसोम के अंदर कोई चेंज आता है तो उसको ऑटोसोमल कहा जाता है। जब सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम के अंदर कोई आपका डिफरेंस आएगा, कोई चेंज आएगा या उसके नंबर में चेंज आएगा, ठीक है, वो ऑटोसोम होता है। मैंने आपको बता दिया है ऑटोसोम मतलब सेक्स लिंक्ड, आपके जीन को छोड़कर जितने भी जीन होते हैं वो क्या होते हैं, सारे क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, ठीक है। और 44 ऑटोसोम्स होते हैं। कितने ऑटोसोम होते हैं, 44। आप बोलेंगे सर आपने 22 बताए थे, 22 पेयर्स है। अगर पेयर 22 है तो नंबर कितने होंगे, 4 होंगे ना, क्योंकि एक पेयर में आपके 2 पार्टनर होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स की। किसकी बात करते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। देखिए इसमें आप ऑटोसोमल डिसऑर्डर में आप 4 सिंड्रोम, 4 जो है आपके पढ़ते हैं ऑटोसोमल, जो ऑटोसोम की वजह से होते हैं। देखिए मैं आपको इनके नाम बता देता हूं। डाउन सिंड्रोम, बड़े अजीब से होते हैं ये आदमी जिनको ये सिंड्रोम होता है। हाथ छोटे छोटे होते हैं, ऐसे फ्लैट फ्लैट से होते हैं, मुंह भी जरा चपटे से तरीके का होता है, ठीक है। सेकंड आता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। थर्ड आता है क्राई ड्यू चार्ट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो जिसको ये सिंड्रोम होता है ना, वो बिल्ली की तरह होता है। कैसा होता है, बिल्ली की तरह। चौथ होता है पटाऊ सिंड्रोम। हाँ जी, पटाते रहो किसी ना किसी को, है ना, यही है ना पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ, इसके नाम पर तो बड़े खुश हुए होंगे, ही कर रहे होंगे, पटाऊ सिंड्रोम यार, बाय हमें पटाओ, पटाने वाली बात क्या आ गई। अरे अपने मास्टरों को पटाओ ऐसा भाई ठीक तरीके से, भाई वो मजबूर हो जाए तुम्हें नंबर देने के लिए। कैसे, अच्छे से पढ़कर, अच्छे से वेल स्टडी करके वो पट जाएंगे तो उनसे भाई हाँ भाई इतने अच्छे पढ़ रहे हैं, हम इनको फुल मार्क्स देंगे। बोर्ड वाले फर्स्ट टाइम से ही तुम्हारे पट जाए वहां पर, ठीक है। बोलने का मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारी स्टडी देखकर वो हैरान हो जाए, इतना पढ़ो, मेहनत करो, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, ये आपको पता है। सफलता ही आपकी जो मेहनत की पूंजी होती है ना, वही है ना सफलता एक्चुअल में
जो आपकी हार्डवर्क होता है, मेहनत, वही सफलता के दरवाजे की चाबी होती है। हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। तो आप प्लीज इसको ध्यान से समझते चलिए। कोई दिक्कत आती है तो हम खड़े हैं साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम को। किसको देख लेते हैं भाई, फटाफट करते हैं इनको। हाँ, चलिए डाउन सिंड्रोम को देखते हैं। देखिए डाउन सिंड्रोम ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है। मैंने आपको पीछे ट्राइजोमी, जब हमने प्लॉइडी वगैरह पढ़ी थी, न्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, तो उसमें मैंने ट्राइजोमी में आपको एग्जांपल लिखवाया था डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइजोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्राइजोमी। ट्राइजोमी का मतलब 2n+1, ठीक है, 3 बन जाएंगे एक्स्ट्रा। तो ट्राइजोमी ऑफ, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है तो ट्राइजोमी हो जाती है किसकी, 21 क्रोमोसोम की। 21th पोजीशन पे जो क्रोमोसोम होगा उसकी क्या हो जाएगी, ट्राइजोमी हो जाएगी। होता क्या है इसमें, यहाँ पर एक्चुअल में जब आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है ना, जब मियोसिस होती है, ड्यूरिंग मियोसिस वहां पर नॉन डिसजंक्शन होती है। मतलब कि मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर में डिसजंक्शन करवाया था, जब जो आपके क्रॉसिंग होती है उसके बाद वो पेयर्ड होमोलॉगस जो क्रोमोसोम जो क्रॉस हुए थे वो जब सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से तो उनको डिसजंक्शन कहा जाता था उस प्रोसेस को। बट यहाँ पर इस केस में डिसजंक्शन हो नहीं पाती, नॉन डिसजंक्शन होती है, मतलब जहां पर वो क्रोमोसोमल पेयर सेपरेट नहीं हो पाएंगी। तो इसी नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होता है, वहां पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है, ट्राइजोमी। 3 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो जाएंगे वहां पर, ठीक है, ट्राइजोमी हो जाएगी 21th क्रोमोसोम पे। होता क्या है, अगर किसी वुमेन को डाउन सिंड्रोम का केस है, केस ऑफ डाउन सिंड्रोम क्या करता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे बाई एज वो डाउन सिंड्रोम भी अपना इफेक्ट ज्यादा शो करने लगता है, ठीक है। और वो मदर क्या हो जाती है, अगर 35 साल के बाद वो मदर बनी हुई है, कोई लेडी थी वो 35 साल के बाद मदर बनी हुई है, 35 वर्ष के बाद मीटिंग हुई है, बच्चा हुआ है, तो उनको ज्यादा देखने को मिलता है उनके बच्चों को, जो उनके अंदर मतलब जिसको वो जन्म देंगी उनमें ये ज्यादा देखने को मिलेगा। जिसका लेट बच्चा होता है, जैसे 35 साल के बाद जिसका बच्चा हुआ, तो उसके बच्चे को ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। वहां एक्चुअल में नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, डिसजंक्शन मतलब सेपरेशन नहीं हो पाती क्रोमोसोम की, क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम की सेपरेशन नहीं हो पाती और वहां पर ट्राइजोमी क्रिएट हो जाती है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पड़ जाता है वहां पर 3, ठीक है। तो इसलिए जो बर्थ एक चाइल्ड ही होती है वो फ्रीक्वेंसी निकाल देती है वहां की पूरे 1000 चाइल्ड की, मतलब उसकी जगह 1000 बच्चे होने थे ऐसे, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं इसके, सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स देखते हैं हम। सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तो स्मॉल राउंडेड हेड होता है, छोटा सा, मैं चलो फोटो भेज दूं या नेट सबके पास है वहां से देख लीजिए आप कैसा बच्चा होता है। रेड राउंड स्मॉल हेड होगा, ठीक है, स्मॉल हेड, आपका राउंड हेड होगा, माउथ परमानेंटली ओपन रहता है, खुला का खुला, ऐसे खुला का खुला ही रहेगा माउथ। लोअर लिप प्रोजेक्टिंग होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि वो छूटने वाले हैं, वो जैसे भागेंगे किसी की तरफ, ठीक है। टंग आपकी प्रोट्रूड रहेगी, प्रोट्रूड मतलब बाहर निकली हुई, ऐसे ऐसे निकली रहेगी, टंग जो है आपकी बाहर निकली रहेगी। ब्रॉड हैंड होंगे, हाथ जो है उसके थोड़े चौड़े चौड़े होंगे, चपटे चपटे से, ठीक है। और वो बच्चा आपका मेंटली रिटार्डेड होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, उसको मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा होगा। अब सेकंड देखते हैं हम एडवर्ड सिंड्रोम। जल्दी से करिए और खुशी मनाइए, ये चैप्टर ओवर हो गया। अब सबसे बड़ा चैप्टर एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, देखो ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है इसमें ट्राइजोमी होती है 18th क्रोमोसोम की, ट्राइजोमी। पिछले वाले डाउन सिंड्रोम में ट्राइजोमी होती थी 21th क्रोमोसोम की, इसमें 18th क्रोमोसोम की ट्राइजोमी होती है। किसकी ट्राइजोमी होती है, 18th क्रोमोसोम की ट्राइजोमी होती है, ठीक है, वहां पर एक एक्स्ट्रा बन जाता है। सिम्टम्स क्या है इसके, सिम्टम्स देख लेते हैं, ठीक है। सिम्टम्स
एक तो लॉन्ग एंड नैरो स्कल होगा, लॉन्ग एंड नैरो स्कल। जो खोपड़ी होगी ना, ये वाला रीजन है, लंबा होगा और पतला होगा, नैरो संगड़ा सा होगा और बट होगा लंबा, लॉन्ग, ठीक है। सेकंड, स्मॉल फेस होगा, मुंह थोड़ा छोटा होगा इसका, ठीक है। देख लेना शॉर्ट डिजिट्स। अब ये शॉर्ट डिजिट्स क्या होती है? डिजिट्स किस में देखते हैं? डिजिट्स किसको बोलते हैं? मैथ में तो बोलते हैं 1 2 3 4 डिजिट हो गए, बायो में डिजिट्स बोलते हैं आपकी फिंगर को, उंगलियों को। ये छोटी छोटी होती है उंगलियां, उनकी छोटी छोटी होंगी, ठीक है। और वेब्ड नेक होगी, ऐसे ऐसे नेक होगी उनकी, ऐसे वेब्ड, मतलब पूरी तरह से नेक लंबी नहीं होगी, ऐसे होगी, ऐसा लगेगा जैसे इसके अंदर धंसा हुआ है, वेब्ड नेक। अब ये तो मैं कैसे इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, आप नेट में देख सकते हैं। डेफनेस होगी, डेफ, बहरा, उसको सुनाई नहीं देगा, ठीक है भाई। पर्सन मेंटली रिटार्डेड होता है, इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जितने भी पर्सन होते हैं वो मेंटली डिसऑर्डर्ड होते ही हैं, रिटार्डेड, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम क्राई ड्यूचेट सिंड्रोम की बात, जिसमें बिल्ली की तरह रोते हैं, बिल्ली की तरह रोता है, जैसे रोएगा तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्ली रो रही है, ठीक है। क्राई ड्यूचेट सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम? क्राई ड्यूचेट सिंड्रोम। देखिए इसमें होता क्या है, ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक्चुअल में आपने पढ़ा है जो क्रोमोसोम होता है उस पे एक कुछ लंबी आर्म होती हैं, कुछ शॉर्ट आर्म्स होती हैं, ये आपने पढ़ रखा है ना, पी क्यू आर्म। पी आर्म जो है छोटी आर्म होती है, पी आर्म पिछली बार पढ़ा है आपने सेल वाले चैप्टर में, और ये क्यू आर्म होती है, और क्यू बाई पी की रेशो में आती है ना ये, ठीक है। कुछ ये लॉन्ग आर्म होती हैं, ये शॉर्ट आर्म होती है। जिसको ये बीमारी होगी, जिसको ये सिंड्रोम होगा, उसकी जो शॉर्ट आर्म है उसके 5th क्रोमोसोम, जब शॉर्ट आर्म पर आपका जो 5th क्रोमोसोम होगा उसकी वहां से डिलीशन हो जाएगी। अब डिलीशन मैंने आपको बताया था जो अपनी जगह से गायब ही हो जाता है। 5th शॉर्ट आर्म का 5th क्रोमोसोम आपका डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये आपकी कंडीशन अपीयर हो जाती है। क्या हो जाती है? कंडीशन अपीयर हो जाती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है? पर्सन आपका बिल्ली की तरह रोता है, मतलब जब वो रोएगा तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्ली है। सिम्टम्स क्या है इसके? एक तो उसका मुंह मून की तरह होगा, चंद्रमा की तरह, चंदा है तू मेरा तारा है तू, है ना। फेस लाइक मून की तरह फेस होगा उसका, ठीक है। सेकंड, देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन आईज। जो आईज होंगी ना, आईज जैसे मान लीजिए ये मुंह है, ये की आईज यहाँ पर है और एक आईज यहाँ पर है, बिल्कुल बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा उसकी आईज में, होता है कईयों के, ये गैप नहीं होता, तो उनको मतलब क्राई-चैट-ड्यू सिंड्रोम है, क्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम है। आई के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, न्यूबॉर्न बेबी ऐसा रोएगा जैसे कैट की तरह होता है, ठीक है। मेंटली रिटार्डेशन तो होगी, ठीक है। अब बात आती है, अब देखना कैसे खुश होंगे, ऐसे खुश होंगे लड़के, लड़कियों का तो मुझे पता नहीं, बट लड़के जरूर खुश होंगे इस सिंड्रोम का नाम सुन के। सर जी आ गया आपका पटाऊ सिंड्रोम। हाँ पटाऊ, तो पटाउज सिंड्रोम, बस देखो इसमें होता क्या है, फिर तो तुम्हें ठीक ठाक पटाएगा ये सिंड्रोम अगर पेपर में आ गया, फिर वहां भूल जाओगे भाई क्या था, वहां लिखा होगा पटाया और बस पटाऊ सिंड्रोम। देखो एक्चुअल में हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम में 21th क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी होती है। आपका जो सेकंड पढ़ा उसमें हमने 18th क्रोमोसोम पर देखा, जो आपका ये क्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम, इसमें 5th क्रोमोसोम डिलीट हो जाता था। बट इसमें आपका पटाऊ सिंड्रोम में जो 13th क्रोमोसोम होगा, 13th क्रोमोसोम होगा उसकी ट्राइसोमी हो जाएगी। आपको ये याद रखना है इन सभी सिंड्रोम्स में किसकी ट्राइसोमी होती है, किस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। अगर गलत लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर गलत हो जाएगा एक लाइन की वजह से, ठीक है। इसमें जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जो पोस्टीरियर हील होता है वो आपका थोड़ा कैसा होता है, प्रोमिनेंस होता है, मतलब पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। ये प्लेट
ये लिप जो है थोड़े कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे क्लेफ्ट की तरह, ठीक है। पैलेट जो है आपके होते हैं, ठीक है। मेंटल डेफिशिएंसी होगी, डेफनेस होगी, ठीक है। माल फॉर्मेशन होगा एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन का, मतलब एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा अकुमुलेशन होने लग जाएगी उनकी बॉडीज पर, एक्सटर्नली भी तो इंटरनली भी। मतलब बोल सकते हैं हम कि जो छोटे नहीं होते बौने टाइप के, उनमें एक्चुअल में आपने देखा होगा जो बौने आदमी होते हैं मैक्सिमम मोटे मोटे से होता है, तो उनमें माल फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब जो आपका फैट होता है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, एक्सटर्नली भी तो इंटरनली भी। वही आपका पटाऊ सिंड्रोम होता है। कैसा होता है? पटाऊ सिंड्रोम। अब हम अपने आखिरी छोर तक पहुंचने ही वाले हैं, बट मुझे आपको अब याद आई एक टॉपिक बताने को रह गया, एक सिंड्रोम जो ऑटोसोमल के अंडर आना था, वो था आपका सेक्स अपना थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के साथ पढ़ना था हमने वो। चलो एंड में पढ़ लेंगे उसको, लास्ट में इसके। अब हम बात करते हैं सेकंड, सेक्स लिंक्ड। ये हो गए सारे ऑटोसोमल। अब है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें मेनली आप दो पढ़ते हैं, एक मेल में उत्पन्न होता है, एक फीमेल में। एक पढ़ते हैं आप टर्नर सिंड्रोम, और सेकंड पढ़ते हैं आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये आपका फीमेल में देखने को मिलता है, ये मेल में। फीमेल होते हुए भी इसके पास मेल के कैरेक्टर होते हैं, मेल होते हुए भी फीमेल के कैरेक्टर होंगे, ये मेल में देखने को मिलेगा। क्लियर है? आ रहा है साफ? अरे भाई बार बार देखना पड़ रहा है मुझे भी, साफ है कि नहीं है। अब देखो टर्नर सिंड्रोम देखते हैं हम। खुशी मनाओ, चैप्टर ओवर होने वाला है। सबसे आगे मेरा सिलेबस का टेस्ट भी हो चुकी है और सिलेबस भी कंटिन्यू रह रहा है। चलिए देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम ये आपका फीमेल जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब फीमेल में देखने को मिलेगा। आपको पता है फीमेल की कंडीशन होती है 44+XX कंडीशन, ये नॉर्मल है। नॉर्मल फीमेल कंडीशन ऐसी होती है, बट इसमें क्या होता है, जो लेडी इस सिंड्रोम से ग्रस्त है उसके एक एक्स क्रोमोसोम की डिलीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक एक्स क्रोमोसोम की डिलीशन हो जाएगी। मतलब एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा तो इसकी जीनोटाइपिक कंडीशन ये बन जाएगी। अब इसके कारण इसके फीमेल के जो कैरेक्टर थे वो थोड़े कम हो जाते हैं। अब देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, फर्स्ट सेक्स क्रोमोसोम तो रहेगा बट सेकंड सेक्स क्रोमोसोम एक्स आपका वहां से एब्सेंस हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या आता है, ये कब होता है रिजल्ट, जब आपका एबनॉर्मल गाइनोस्पर्म के साथ फ्यूजन हुआ। कैसे गाइनोस्पर्म के साथ, एबनॉर्मल गाइनोस्पर्म के साथ फ्यूजन हुआ हो जिस स्पर्म में आपका एक्स क्रोमोसोम था ही नहीं, जिसमें आपका एक्स क्रोमोसोम था ही नहीं, वाई क्रोमोसोम ही था, वो फ्यूज नहीं हो पाया। ठीक है, जब आपका एग आपका फ्यूज होता है एबनॉर्मल गाइनोस्पर्म के पास, उस गाइनोस्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम था ही नहीं, उसकी वजह से इसके अंदर क्या होते हैं, मेल कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं। कैसे कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं, मेल कैरेक्टर आने जो है शुरू हो जाते हैं उससे। ठीक है, इज इट क्लियर? ये आपको लग रहा है ना पता, इसका दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं पर। ठीक है, मेल फैक्टर और कैरेक्टर, यहाँ देखो मैं नोट करना है तो साथ साथ में मैंने नोट कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके कितने क्रोमोसोम हो गए, ऐसे 46 होते हैं ना, अब यहाँ पर से 45, मतलब एक की कमी हो गई। उसी कमी के कारण इसमें कुछ सिम्टम्स कैसे आ गए, सबसे पहला सिम्टम क्या होगा बोलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इस लेडी में नहीं हो पाएगी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्सेंस। सेकंड, ओवरीज रिड्यूस हो जाएंगी, साइज कम होना शुरू हो जाएगा,
ओवरीज रिड्यूस्ड। अब सोच लो आप, अगर ये हो गया तो फिर तो समझो फीमेल होते हो भी वो मेल है, ठीक है। फीमेल के पास एक सेक्स क्रोमेटिन होता है जो उसकी पहचान होती है, जिसको हम बार बॉडी बोलते हैं, ठीक है। बार बॉडी पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा एंड में क्या होती है वो। अगर ऐसे वो प्रेजेंट होती है मतलब वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बट इस केस में फीमेल सेक्स क्रोमेटिन जो बार बॉडी है यहां पर वो आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव मतलब एब्सेंट, अगर ये एब्सेंट है तो मतलब ये फीमेल होते हुए भी मेल है, मेन रीजन यही है, ठीक है। और वेब्ड नेक होगी, ऐसे वाली नेक, ठीक है, वेब्ड नेक होगी, चेस्ट उसका चौड़ा होगा, ठीक है, छाती बड़ी ब्रॉड होगी लड़कों की तरह, और शॉर्ट स्टेचर होगा, मतलब ज्यादा उसकी लेंथ नहीं जाएगी, जैसे लड़कियां एकदम से बढ़ती है ना, एकदम से लेंथ अप कर जाती हैं, तो उसकी लेंथ ज्यादा नहीं होगी। और जो ब्रेस्ट होगा अंडर डेवलप होगा, मतलब उसके ब्रेस्ट का साइज ज्यादा नहीं होगा, अंडर डेवलप, जैसे लड़कों की तरह होता है ना, लड़कों का जो ब्रेस्ट होता है उसका साइज इंक्रीज नहीं करता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल से भी कम होता है, तो उस लेडी का ब्रेस्ट साइज इंक्रीज नहीं करेगा, अंडर डेवलप रहेगा, वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो ये था टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, टर्नर। अब लास्ट पढ़ते हैं हम, लास्ट नहीं एक छूट गया उसको पढ़ना पड़ेगा तब आएगा लास्ट में, पर इसका लास्ट तो यही है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। भाई खुशी हो रही है मुझे, ये चैप्टर खत्म होने वाला है क्योंकि ये सबसे लंबा चैप्टर था, इससे आगे वाला भी है पर उसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये आपका मेल जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेल जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीडी, जीडी बोल दिया मैंने, जेनेटिक डिसऑर्डर, शॉर्ट में कुछ नहीं है, समझ जाओगे। एक्चुअल में जो मेल की जनरल कंडीशन होती है, नॉर्मल मेल की 44 प्लस XY होती है ना, मतलब इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। बट कई बार क्या होता है कुछ मेल्स में जिनमें ये सिंड्रोम दिखेगा, जिनके पास ये सिंड्रोम होगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से ये X क्रोमोसोम इस Y पर डोमिनेंट हो जाता है और ये अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाता, और X आपका लड़कियों के कैरेक्टर शो करना शुरू, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 44 प्लस X, यहां मैं अलग कलर से डिनोट करता हूं इसको। अब देखो ये कंडीशन यहां अपीयर, एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब यहां कितने क्रोमोसोम होंगे, 44, 45, 46, 47, इस केस में आपके 47 क्रोमोसोम, यहाँ एक बढ़ गया, टर्नर सिंड्रोम में एक घटता था, वहां पर X नहीं रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर मेल होते हुए भी फीमेल के कैरेक्टर है, ठीक है, मेल होते हुए भी उसके पास फीमेल कैरेक्टर्स हैं। अब देखो सिम्टम्स क्या है, थोड़ा सिम्टम्स की तरफ ध्यान दे देते हैं, क्योंकि सिम्टम के बिना नहीं लगता हमें पता भाई कौन सा इसके अंदर इंटरनली कौन देखता है। क्रोमोसोम निकाल के देखोगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर भाई इसमें कितनी जो है आपकी म्यूटेशन हो रही है, नहीं देख सकते। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की, किसकी बात करते हैं, सिम्टम्स की। अरे देख लेता हूँ मैं एक बार, चेक कर लो, हाँ भाई क्लियर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा रहा फटाफट निपटाता, और ये हो गई थी 1 घंटे से ऊपर की वीडियो, स्टॉप भी हो जाएगी। अब देखो सिम्टम क्या होंगे, डीजनरेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस में होते थे जहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होता था, वो डीजनरेट हो गए, वो डीजनरेट होना शुरू, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे ना तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब वो मेल आपका स्टेराइल कहलाएगा, उसका प्रोस्टेट ग्लैंड भी स्मॉल साइज का होगा, और सबसे बड़ी बात उसमें सेक्स क्रोमेटिन जो बार बॉडी थी वो पॉजिटिव दिखने लगेगी, जो कि लड़कियों में होनी चाहिए पॉजिटिव। अगर लड़के में पॉजिटिव वो आ रही है तो मतलब वो लड़का होते हुए भी लड़की के कैरेक्टर ऑब्जर्व कर रहा है। अब टर्नर सिंड्रोम में हमने देखा था कि जो ब्रेस्ट साइज था वो नहीं था अंडर डेवलप लड़की होते हुए भी, अब यहाँ पर उस लड़के का ब्रेस्ट साइज भी क्या होगा, डेवलप होगा, ज्यादा साइज होगा। और अगर लड़कों के केस में ब्रेस्ट साइज आपको ज्यादा देखने को मिलता है, उसको गाइनोमेस्ट्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइनोमेस्ट्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइनोमेस्ट्रिया। और लंबे लंबे लिम्ब होंगे उसके, मतलब हाथ पांव और क्या होंगे, लंबे होंगे, और मेंटली रिटार्डेड होगा। इन सब सिम्टम को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि वो स्टेराइल है, उसके बच्चे नहीं हो सकते।
क्योंकि स्पर्म रिप्रोड्यूस नहीं होगा तो वो क्या ट्रांसफर करेगा फीमेल में, पेनिस के थ्रू, ठीक है ना। स्पर्म रिप्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या फायदा। तो ये हमारा खत्म होता है। एक तुम्हारा डिसऑर्डर बच गया, ऑटोसोमल डिसऑर्डर बच गया कि ना। थैलेसीमिया देख लेते हैं क्या होता है। थैलेसीमिया फटाफट देख लेते हैं। थैलेसीमिया मैं पहले देख लेता हूँ। अरे 5 मिनट है, हो जाएगा ये 5 मिनट में। देखो ये एक ऐसा ऑटोसोम का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है जब दोनों ही पार्टनर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हुए। होमोजाइगस में नहीं होगा, हेटेरोजाइगस के ही केस में होगा। थैलेसीमिया आपका किसकी वजह से होता है, जब Thalassemia is due to either mutation of deletion which result in reduced rate of synthesis of hemoglobin chain alpha and beta। मतलब कि जो हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं, उन अल्फा और बीटा चेन्स का रिड्यूस हो जाना, मतलब वो रिड्यूस हो जाएंगी, उनका रेट ऑफ सिंथेसिस, मतलब जो फॉर्मेशन होनी थी उनकी वो रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी, उसके कारण वहां म्यूटेशन आ जाएगी उसकी और वो करेगा क्या, वहां पर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल प्रोड्यूस हो जाएगा। हीमोफीलिया का रीजन, सॉरी सिकल सेल एनीमिया का अलग रीजन था, जबकि इसका रीजन अलग आ गया कि जो आपका हीमोग्लोबिन की अल्फा बीटा चेन थी उसमें रिडक्शन हो गई, मतलब उसकी सिंथेसिस में रिड्यूस हो गया वो, ठीक है। तो उसके कारण आपका अनीमिया हो जाता है, इसके कारण अनीमिया हो जाता है। थैलेसीमिया से अनीमिया कॉज हो जाता है, जो जिसको हम अपना अनीमिया आरबीसी की कमी होना, ठीक है। तो थैलेसीमिया अगर हम देखें तो वो बहुत अफेक्टिव होता है, ठीक है। 2 टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फा चेन रिड्यूस हो रही है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन रिड्यूस हो रही है तो बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। सिम्टम्स देख लेते हैं, इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं सिम्टम्स। अनीमिया होगा किसके कारण, अब नॉर्मल उसको अनीमिया होगा तो मतलब थैलेसीमिया से ग्रस्त है, ठीक है। पर्सन बहुत ही कम टाइम में फटीक हो जाएगा, कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा और शॉर्टर्न्ड ब्रेथ होगी, मतलब ज्यादा चौड़ा नहीं होगा वो, ठीक है। अब देखिए ये आपका 5th चैप्टर ओवर होता है जेनेटिक्स का, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने हर एक चीज पढ़ी वेरिएशंस के बारे में। अब ये खत्म है। अब इसके मैं आपको 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ, मैं नहीं कराऊंगा उनको। हीमोफीलिया और क्रॉस कलर ब्लाइंडनेस के क्रॉसिंग के क्वेश्चन है, उनको मैं भेज दूंगा, आपने मुझे वो चेक करवाने हैं शाम तक। ये होमवर्क है, दिस इज होमवर्क फॉर। तो इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आगे वाला भी चैप्टर इंटरेस्टिंग है, ये यूनिट इंटरेस्टिंग है, फिर इवोल्यूशन भी आएगा वो भी इंटरेस्टिंग है। उसमें तो कथा कहानी श्रीमद् भगवत कथा है वो पूरी, वो तो ऐसे में पढ़ के सुनाऊंगा तुम्हें, ऐसा होता है ऐसा होता है। तो देखो खुशी मनाओ, आपका ये चैप्टर ओवर हो गया, सबसे लंबा चैप्टर पूरे +2 में सबसे लंबा चैप्टर था, ये खत्म हो गया। तो अच्छे से कर लो, इस रिवाइज कर लो इस चैप्टर को, फिर हम आफ्टर देखते हैं कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, MBI। इज इट क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।